तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। प्यार भरा नमस्कार। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। हेलो अंजलि, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के सेशन में क्या खास प्रश्न होंगे। आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आज पूरा पेडागॉजी का सेशन होगा, ठीक है ना। तो आज पेडागॉजी में देखते हैं कितने दमखम आप रखते हैं पेडागॉजी में, क्योंकि मैं 2 सेशन कराता हूं कंटेंट के और उसके बाद एक सेशन पेडागॉजी का होता है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। नीतू जी, आप एक गणित के अध्यापक हैं तथा कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं। आपने शाम पट पर किताब रखकर उसके चारों ओर एक लाइन खींच दी, तो आपके द्वारा खींची गई लाइन का योगफल क्या होगा। यहीं से मैंने छोड़ा था। वॉइस कम है तो बढ़ा देते हैं। अगर आपको मेरा आवाज़ कम आ रहा है तो वेट करिएगा, मैं आवाज़ को ज़्यादा कर देता हूँ। लग रहा है मुझे कुछ लोग बच्चे की आवाज़ तो कम नहीं है, आवाज़ तो बहुत अच्छा है, काफ़ी तेज़ आवाज़ है। आप वॉल्यूम को बढ़ाएं, आवाज़ कम नहीं है, आवाज़ तो बहुत है। एक बार सुनता हूँ, बढ़ा देते हैं। आवाज़ तो बहुत है, आवाज़ कम आ रहा है तो वेट करिएगा, मैं आवाज़ तो बहुत है, ज़्यादा आवाज़ हानिकारक होती है। तो अब आपको समझ में आया क्या सवाल है। अब अगर ये एक चित्र आपने एक ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर बना दिया, उसने कहा इसकी चारों भुजाओं को मापो, तो क्या होगा। आपने कहा कि सर चारों भुजाओं का टोटल तो क्या होता है, परिमाप होता है ना। अगर मैं चारों भुजाओं को मापूं कि आपने एक आकृति रखकर किताब को चारों तरफ खींच दिया और आपसे पूछा कि बताओ क्या है, किताब आपने रखी चारों तरफ घुमाए, तो चारों भुजाओं का टोटल क्या होता है, परिमाप ही तो होता है। आपने कहा वो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 4 8 और 2 10 और 2 12 आ गया ना। तो ये चारों भुजाओं का टोटल क्या होता है, दैट इज़ पेरीमीटर, दैट इज़ परिमाप। तो परिमाप आपके सामने था, आपने बता दिया मुझे परिमाप क्या है। बहुत बढ़िया से आपका जवाब मिला है। आगे बढ़ता हूँ, एक और सवाल की बात करता हूँ आपसे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से जवाब ज़रूर देंगे। एक और सवाल, बफरिंग नहीं है आयुष, बफरिंग तो बिल्कुल नहीं है, एकदम सही चल रहा है। एक और सवाल आपके समक्ष, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है बच्चों की कमजोरी का पता लगाना, बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है। मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। असेसमेंट इन मैथमेटिक्स इज ए प्रोसेस विच मीन्स डिटेक्टिंग चिल्ड्रंस वीकनेस, finding out the children that their interest in mathematics is involved, assessment of educational achievement of teachers by teachers, और none of the above। तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है, यानी मूल्यांकन। देखिए, जब आप मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, तो इवेल्युएशन से बच्चे की कमजोरी का नहीं पता लगाया जाता, बच्चे की कमजोरी का पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण से, जिसको आप क्या बोलते हैं, निदानात्मक परीक्षण। क्या बोलते हैं उसको, आप उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगाते हो। और साथ में देखा जाए बच्चों में यह पता लगा गणित में उनकी रुचि का समावेश है, ये भी इसी से पता लगता है। लेकिन मूल्यांकन से अध्यापक द्वारा बच्चों की शैक्षिक, बिल्कुल सही बात है। जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको कितनी शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, यानी आपने कितना अचीव किया है, आपने कितना सीखा है, इन सब का पता मूल्यांकन से लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपने दिया है एकदम सही जवाब है, कोई गलत जवाब नहीं आपका। बहुत ही बढ़िया से एक और सवाल, एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इनएबिलिटी टू विजुअल स्पैटल ऑर्गेनाइजेशन और डिसलेक्सिया, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, उसे संख्याओं के परिकलन में समस्या होती है। और ये सबको पता है कि भाई अगर गणित संबंधी विकार है तो बच्चे को कौन सी बीमारी मानी जाती है, क्या बात है। अगर बच्चे के अंदर गणित संबंधी विकार पैदा होता है तो उसको डिस्कैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, और डिस माने होता है प्रॉब्लम, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम यानी गणितीय विकार, इसको बोलते हैं गणितीय क्षमता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन था डिस्कैलकुलिया। बहुत बढ़िया। डिस्ग्राफिया देखने में, डिसलेक्सिया लिखने में, यही तो प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके नाम पर लिखा हुआ है, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो बनाते हैं क्या, तो ये सब चीज़ें उनके नाम पर डिपेंड करती हैं। तो राइट ऑप्शन था बी।
एक और, आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं, आपने एक छात्र से पूछा कि इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे। इस पर छात्र ने बताया कि भरा हुआ पानी गिलास का आयतन है। इससे ज्ञात होता है कि छात्र को स्पष्ट ज्ञान है आयतन के सूत्र का, आयतन की अवधारणा का, आयतन की इकाई का, आयतन की माप का। तो छात्र को स्पष्ट ज्ञान नहीं है, इसमें नहीं ऑप्शन छूट गया, उसको लेना है, उसको नहीं क्या नहीं है, आयतन के सूत्र का, आयतन की अवधारणा का, आयतन की इकाई का या आयतन के परिमाप का। बच्चे को आपने बोला मैंने इस गिलास में पानी भर दिया, पानी पी लेता हूं पहले मैं भी। ओके, तो क्या जवाब मिलेगा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अगर बच्चा आयतन की बात कर रहा है, पानी अंदर आ गया क्या? अगर बच्चा आयतन की बात कर रहा है तो उसे क्या स्पष्ट, एक गिलास था, अब उसने कितना पानी गिलास में भरा है ये नहीं पता है, क्योंकि गिलास की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज ये गिलास है, इस गिलास में अगर पानी ऊपर तक भर जाएगा तो ये आयतन बनेगा, क्योंकि गिलास के अंदर जितना भी खोखला, जितनी भी खाली जगह है वो उसका आयतन होती है, उसमें जितना पानी आप भर दोगे वो तो उसका आयतन हो गया। लेकिन गिलास में पानी भर दिया जाए, मैंने इतना पानी भर दिया सपोज यहाँ तक का, तो बच्चा इसको भी आयतन बोल रहा है, तो मतलब क्या है, उसे अवधारणा का ज्ञान नहीं है, उसे स्पष्ट नहीं है कि आयतन की अवधारणा क्या है, आयतन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर इस गिलास को पूर्णतः भर दिया जाएगा तभी वो आयतन बन सकता है, अदरवाइज नहीं। इसलिए सही जवाब था आयतन की अवधारणा का उसे स्पष्ट ज्ञान नहीं है। सही जवाब आपने दिया है, बहुत बढ़िया। ऐसे जवाब मिलते रहेंगे तो बात बनती रहेगी, बहुत तेजी से उत्तर मिल रहे हैं, और लाइक भी करते रहे सेशन को साथ में। एक और सवाल, कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए शिक्षक कहाँ से प्रारंभ कर सकता है? याद रखना, कक्षा 4 में बालक को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराना है, तो बच्चा कहाँ से शुरू करेगा? किसी आकृति में आने वाले वर्ग को गिनकर क्षेत्रफल की गणना करना, अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र को स्पष्ट कर, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर क्षेत्रफल की गणना द्वारा, पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि वस्तुओं के तलों की तुलना के द्वारा। तो डी ऑप्शन एकदम राइट बताया जा रहा है मुझे, और मैं देख रहा हूं ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ आंसर है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमेशा इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रश्न को करें तो उसमें कक्षा को जरूर देख लें कि कौन सी कक्षा मेंशन है। अगर आपकी कक्षा अच्छे से मेंशन नहीं है तो आप गलत जवाब कर देंगे। जैसे कि आपने अभी किया, आपने कहा पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि वस्तुओं को तल, यह गलत जवाब है, क्योंकि बच्चा कक्षा 3 में नहीं है। कक्षा 3 में बच्चा नहीं, कक्षा 3 में, कक्षा 2 में अगर बच्चे को आप अवधारणा बताते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है तब तो ठीक है, पत्ती, नोटबुक, टेबल। लेकिन जब कक्षा 4 में, कक्षा 5 में बच्चा आता है तो उसको हम इकाई वर्ग गणन की सहायता से प्रयोग कराते हैं। इकाई वर्ग गणन, आपने नाम सुना होगा इसका। ये क्या होता है, यहाँ पर एक हम आयत बनाते हैं, उसमें सभी चीज़ों को वर्ग के रूप में काट देते हैं, इसको बोलते हैं इकाई वर्ग गणन। और यहाँ पर बच्चे को क्या बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग है, तो कितने वर्ग बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ग बने, तो इसका क्षेत्रफल 6 है। तो कक्षा 3 की बात को याद रखो। कक्षा 4 बन वाला कक्षा 8 में कैसे करेगा बच्चा, तो भी आप यही बताओगे, क्योंकि आपने ये समझा हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता प्राथमिक स्तर पर होता कि प्राथमिक स्तर पर, तो भी ऑप्शन यही होता, क्योंकि प्राथमिक स्तर में कक्षा 2 सबसे पहले आती, कक्षा 3 उसके बाद आती, कक्षा 4 उसके बाद आती है। तो प्राथमिक स्तर पर भी आप यही काम करेंगे, पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि की द्वारा तुलना करके। लेकिन अगर कक्षा 4, कक्षा 5 मेंशन है तो आप किसी आकृति में आने वाले वर्ग इकाई को गिनकर क्षेत्रफल की गणना के द्वारा उसको बताएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा अंतर स्थापित करने की जरूर कोशिश करें, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज आप सभी का एक क्वेश्चन, मैंने कक्षा सवाल में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कक्षा मेंशन है तो सवाल में कुछ ना कुछ लोचा, उसको ढंग से पढ़ लेना, यही इसका सार है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। एक और, जानकी और कल्पना एक अर्धवृत्ताकार पथ पर अलग अलग बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दौड़ना आरंभ करती हैं। प्रणाम श्री राम, कैसे हैं आप? यदि वो एक समान चाल से दौड़ते हुए जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां से पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस चली जाती हैं, तो उनके दोनों के द्वारा
चली गई कुल दूरी क्या होगी यदि उस पथ की त्रिज्या r है। देखता हूं जवाब क्या मिलता है। जानकी एंड कल्पना स्टार्टेड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर ऑन डिफरेंट पाथ ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ। इफ दे रन बैक टू देयर starting point from the point at which they are running at the same speed, then the total distance traveled by them will be what if the radius of the path is r। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। सही से देने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि सही देंगे आप आंसर। देखिए मैं इसका, आप भी क्वेश्चन करो, मैं समझा देता हूं। जानकी और कल्पना है, ये एक अर्धवृत्ताकार व्रत है, यानी ये आधा व्रत का व्रत है जो जिस पर वो दौड़ती हैं। जानकी यहां से शुरू करती है और ये यहां से शुरू करती है। ओके, जानकी यहां से शुरू करती है और कल्पना यहां से शुरू करती है। अब दोनों सेम स्पीड से चलती हैं। अगर दोनों अर्धवृत्ताकार पथ से चल रही हैं तो इतना ही यहां पर ये आएगी, इतनी ये चलेगी, दोनों बराबर तो चलेंगी, यानी एक चौथाई व्रत उसने चला और फिर ये वापस चलेगी, यहां से वापस भी चलेगी, है ना। ये यहां से चली गई अब एक बार ऐसे, तो उसने कितना चला, आधा व्रत यहां से चला, आधा एक चौथाई ऊपर चला, तो इसने आधा व्रत कवर किया। इसने कितना किया, ये एक बार यहां तक, एक चौथाई तक, फिर वापस आ गई, तो टोटल आधा व्रत ये चली। दोनों को देखा जाए, अगर दोनों की दूरी को नोट किया जाए तो दोनों ने आधा आधा व्रत तय किया, तो टोटल एक व्रत के बराबर वो चली, एक व्रत की परिधि के बराबर। और व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत की परिधि क्या होती है, आपने कहा 2πr, तो राइट ऑप्शन क्या बना, दैट इज बी। समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कितना आसान था। तो बस आपको समझने की जरूरत है प्रश्न किस तरह से होते हैं, बस आपको इस तरह से उनको करने की आवश्यकता है। देन यू कैन ईजिली हैंडल द क्वेश्चंस, यू कैन ईजिली परफॉर्म वेल। और अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको सवाल करने में, फिर तो यू विल बी रॉक। एक और सवाल, दोनों चूज कर रही हैं, क्यों परिता। चलिए, गणित पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रखंडों में खंड अभ्यास समय, आपने देखा होगा कई बार जब आप किताब को पढ़ते हैं प्राइमरी की, तो वहाँ पर अभ्यास समय लिखा होता है, प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास समय। तो उसको समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या है, क्यों उसको किताब में रखा जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, या दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, या विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इनमें से द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्लूड द सेक्शन प्रैक्टिस टाइम इन वेरियस टॉपिक्स इन दिस मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज व्हाट, प्रोवाइडिंग फन टू द स्टूडेंट, changing daily lifestyle, ensuring better utilization of time, providing wide learning opportunities। तो यहाँ तो मुझे उम्मीद है सब लोगों का जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आवाज तो आएगा कि भाई ऑप्शन नंबर सी। देखिए, समय अभ्यास बिल्कुल सही बात है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने के लिए, प्रोवाइडिंग वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। क्यों अपॉर्चुनिटीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप बच्चे को जब स्कूल में पढ़ाते थे, आपको मास्टर जी आपके, तो वो आपको एग्जाम्पल करा देते थे, 2-3 सवाल करा देते थे, बाद में क्या देते थे, ये अभ्यास, यानी अभ्यास घर से करके लेके आना है, ऐसे बोलते थे ना। तो वो किस लिए होते थे, क्योंकि जो टीचर ने आपको पढ़ा दिया दैट्स ओके, उसके अलावा आपको और भी तो पढ़ना है, जिससे कि आपका जो लर्निंग है वो एक्सपेंड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अभ्यास जब आपको एक्सरसाइज मिलती थी घर पर करने के लिए, उसका मीनिंग क्या है कि आपको एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी मिलती थी करने के लिए, यानी आपको वाइड अपॉर्चुनिटी, आपको विस्तृत अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि आप ज़्यादा लर्निंग कर पाएँ। राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही बात है। समय का सदुपयोग करना, ये इससे कोई मतलब नहीं है अभ्यास का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अच्छे से जवाब मिलते जा रहे हैं। एक और सवाल, चलो ये रहा। परीक्षा के दौरान एक छात्र गणित के प्रश्न पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ पाता है कि 5,87,13,302 का संख्यांक लिखिए। यदि आप परीक्षक के रूप में नियुक्त हैं तो आप इनमें से किस संख्या पर अंक प्रदान करेंगे। संख्यांक लिखने को बोला है और ये संख्यांक बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संख्या एंड संख्यांक, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष, उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा।
ओके, तो बड़ा सिंपल सवाल है, आपको बताएं संख्यांक क्या होता है ये भी जरूर जानना, क्योंकि सवाल आया हुआ है कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बी, चलो तो बी ऑप्शन यहां मिल रहा है मुझे। और आयुष आपने क्या सोच कर दिया, 5,87,13,320 लिखा है, वो 302 बात कर रहा था, वो 302 की बात कर, 302 ये रहा। तो राइट ऑप्शन क्या था, ए, गलत कर दिया आपने, ए इज द राइट ऑप्शन। अब ये समझ लो कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। देखो, अंक मतलब संख्याएं, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका संख्यांक कहलाता है। मैंने क्या बोला, किसी भी, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे आगे तक, संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। या आप क्या कह सकते हैं, अच्छा बीच पढ़ लिया मैंने, हाँ यही तो गलती होती है। यानी क्या मतलब हुआ, टू रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिजिट इज संख्यांक। अब ऐसा नहीं संख्यांक को संख्या से अंकों में लिखते हैं, मैंने कहा 25 लिखा है, तो इसके संख्यांक क्या होंगे, आपने कहा 25, ये इसका संख्यांक है। आपने कहा 25, ये भी इसका संख्यांक है। आपने कहा 2 दाई 5 इकाई 25, ये भी इसका संख्यांक है। आपने कहा 10, 20 और 5, 25, तो ये सब इसके संख्यांक हैं। नहीं, एक संख्या को बहुत सारे संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, याद रहेगा। नहीं, ये नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैनी न्यूमरल्स, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। ये सवाल एक बार और आ चुका है पेपर में इस तरह का, इसलिए मैं आपको इतना डीपली बता रहा हूँ इसको कि संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। स्कूल के एक शिक्षक ने अनुपात और समानुपात के अध्याय को पढ़ाना आरंभ किया। शिक्षक महोदय ने 5 में गणित पढ़ा रहे थे, कक्षा 5 में वो गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर एक प्रश्न इस प्रकार लिखा कि राम और मोहन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 2:1 है। इससे ज्ञात होता है क्या, दोनों का घर स्कूल से समान दूरी पर है, मोहन का घर स्कूल से अधिक दूर है, राम का घर स्कूल से अधिक दूर है, या उपरोक्त सभी। तो आपका जवाब क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके समक्ष, और मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले। स्कूल में एक शिक्षक ने अनुपात और समानुपात के अध्याय को पढ़ाना आरंभ किया। शिक्षक महोदय कक्षा 5 में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर एक प्रश्न इस प्रकार लिखा कि राम और मोहन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 2:1 है। तो इनमें से क्या ज्ञात होता है आपको, तो आपने कहा सी, बहुत अच्छा जवाब। देखते हैं क्यों हुआ सी। देखो, आप सबको पता है ना, अगर अनुपात समानुपात की बात करते हो तो जिसका नाम पहले उसका काम पहले। तो अगर पहले राम है फिर मोहन है, तो राम का अनुपात 2 है, मोहन का 1। इसका मतलब क्या है कि राम का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है, मोहन का स्कूल घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर। इन दोनों में से कौन सा सही हुआ, अब तो पता लग गया ना, क्योंकि राम का अनुपात 2 किलोमीटर दिखा था कि राम का घर स्कूल से 2 अनुपात जाए, मोहन का 1 है, तो राम का घर स्कूल से अधिक दूर हुआ ना। बहुत बढ़िया, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आपने एकदम सही जवाब दिया, दैट्स वेरी नाइस, और अच्छा जवाब था ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। एक और बहुत बढ़िया आकांक्षा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। इनमें से एक वाटरमेलन यानी एक मिल्कमैन सेल्स 1410 लीटर ऑफ मिल्क इन 10 days. How many liter of milk does he sell in a day? In the above question, to what efficiency does Bloom cognitive domain field indicated? A. सिंथेसिस। चलिए यहाँ सिंथेसिस की बात सबसे पहले आई है। गुड आफ्टरनून बीबा, ये लाइक वाइक भी करते रहना भाई, लाइक वाइक, और ये लाइक बड़े कम करते हो आप यार। बताओ 8 लाइक है, बताओ कैसे जीऊँगा मैं, है कैसे करूँगा मैं, अगर ऐसे मुझे 8 लाइक मिलेंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगा ऐसे। अच्छा बढ़ गई हैं, चलो ऐसे बढ़ाते रहा करो भाई, लाइक में कंजूसी नहीं चाहिए। हाँ चलिए,
तो देखते हैं जवाब क्या है। याद रखिएगा, ब्लूम्स के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग 6 अंक माने गए हैं। 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 यहाँ से गायब हैं, जिनमें से गायब वाले कौन कौन से? एक मूल्यांकन गायब है और एक नॉलेज गायब है, यानी ज्ञान तो ऑलरेडी दिया है, अंडरस्टैंडिंग दिया है, और एक प्रयोग गायब है इसमें से, तो 2 चीज़ गायब हैं। तो पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आप समझ लो, इसका मतलब क्या है। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने 2 तरह के भागों में बांटा था इन चीज़ों को। एक था लो लेवल ऑब्जेक्टिव, एक था हाई। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, मैंने अभी आंसर नहीं बताया है। एक लो लेवल यानी निम्न स्तर के गोल थे, एक उच्च स्तर के उद्देश्य थे। निम्न में 3 थे, कौन कौन से? ज्ञान, बोध और प्रयोग, ये तो निम्न में थे। और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये उच्च उद्देश्य में थे। ठीक है ना। अब यहां पर क्या कर रहा है, जब भी आप याद रखना, जब भी आप एक एक नियम निकालोगे, क्या लगाओगे? एक एक नियम। प्राइमरी लेवल पर अगर आप एक एक नियम यूज करते हो, प्राइमरी लेवल पर अगर आप एक एक नियम यूज करते हो, तो हमेशा याद रखिएगा, एक एक नियम हमेशा विश्लेषण में आता है। क्यों? क्योंकि बड़ी चीजों को छोटी चीजों में तोड़ना हमेशा क्या कहलाता है? विश्लेषण। तो वो 1410 लीटर दूध बेचता था, इसमें 10 का आपने भाग कर दिया, तो 1 दिन का आया, तो छोटी वैल्यू आपने निकाली 1 दिन का। और 1 दिन में तोड़ना एक एक नियम का पार्ट होता है, यूनिटरी लॉ होता है, और अकॉर्डिंग टू यूनिटरी लॉ जिसमें यूज हो जाए वो विश्लेषण है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विश्लेषण। ज्ञान पे क्या होता है बच्चा? मैंने ज्ञान बताया, ज्ञान पर बच्चा रिमेम्बरिंग पार्ट पर होता है। ही कैन ओनली रिमेंबर द थिंग्स, पहाड़े गिनती याद करना, पहाड़े याद करना, या फिर अंकों को कैसे बनाया जाना है, कोई एबेसेड कैसे बनता है, इन सब के बारे में जानना वो ज्ञान पर होता है। उन चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, उनमें भेद करना, भाव करना, ये सब किस में आता है? बोधन में आता है। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। इसके बाद आता है आपका प्रयोग दैनिक जीवन में, उसके बाद विश्लेषण जहाँ पर बच्चा बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ता है, संश्लेषण जहाँ वो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना शुरू करता है। तो राइट ऑप्शन क्या था? विश्लेषण। होप सो समझ में आया होगा सब लोगों को। एक और सवाल, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा इनमें से कौन सी है? अगर आप मंद बुद्धि छात्रों में स्तर में सुधार लाना चाहते हैं और आप गणित के टीचर हैं, विश्लेषणात्मक परीक्षण करेंगे, निदानात्मक परीक्षण आप करेंगे, मंद बुद्धि परीक्षण करेंगे, सृजनात्मक परीक्षण करेंगे, इनमें से कौन सा परीक्षण आप करना चाहेंगे अगर आप मंद बुद्धि बालक को सामान्य स्तर पर लाना चाहते हैं? क्योंकि 3 तरह का बच्चा कक्षा में होता है, मंद बुद्धि, बिलो एवरेज, सामान्य, एवरेज, अबव एवरेज, यानी तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। तो इनमें से आप कौन से परीक्षण का जिक्र करेंगे जब आप मंद बुद्धि छात्रों में सुधार लाने की कोशिश करने की बात करेंगे? और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ABCD के रूप में आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं। बी एक्रीडेटेड बाय दी एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऐसा मुझे कहा है आयुष ने, और कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी मंदबुद्धि बालक में आप तभी सुधार ला सकते हैं अगर आपको पता है कि उसकी मंदबुद्धि किस क्षेत्र में है, वो किस क्षेत्र में समझता है, किस क्षेत्र में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कितना उसे नॉलेज है, कितनी उसे अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद उसने जो चीज़ पढ़ी उसको समझ आई कि नहीं आई, उसकी समझ में नहीं आ रही तो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, समस्या का लेवल क्या है, समस्या किस प्रकृति की है, इन सबको जांचना, परखना, ढूंढना वो निदानात्मक परीक्षण का काम है। और निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चा को जब अपने मंदबुद्धि वाले बच्चों को डायग्नोज किया, आपने पाया इनमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उनकी प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं, तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में। इसलिए निदानात्मक परीक्षण किसी भी बालक में होने वाली कमजोरी, उसकी रिक्तियों को जानना होता है। इसके आधार पर आप रेमेडियल टीचिंग देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर चलिए रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा उद्देश्य व्यापक मूल्यांकन का नहीं है? कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का कौन सा पार्ट नहीं माना गया है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को अपनी रुचियों के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की पूर्णता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करना,
निदान व उपचार के लिए साधनों की व्यवस्था करना, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। और यहाँ पर जवाब मिलने लगे हैं मुझे ABCD के रूप में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया से जवाब दे रहे हैं आप। उम्मीद है आपके जवाब अच्छे आएंगे। और यहाँ पर जवाब की बात की जाए तो ABCD 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त जुड़े हुए हैं, साथी जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ तेजी से आंसर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप देंगे अगर आप बालक का सतत यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कर, CCE बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इट इज CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड हाँ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। 12 का C बताया जा रहा है, 12 का B बताया जा रहा है। देखिए समझिएगा, जब भी आप मूल्यांकन करते हैं, मैंने क्या कहा था, जब भी आप इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या होता है, आप किसी का मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन इस बात पर डिपेंड नहीं होता आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, या आपको वहाँ फीडबैक करने के विषय मास्टर जी ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, हम तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। जो पेपर में आता है यू हैव टू डू। तो निदान व उपचार के साधनों की व्यवस्था करने का मतलब क्या होता है कि आप मूल्यांकन के समय इनको नहीं कर सकते, क्योंकि निदान और उपचार की साधन की जो व्यवस्था है वो बालक में होने वाली कमी, उसके क्षेत्र को जानने के लिए की जाती है कि बालक में कहाँ कमजोरी है और उस कमजोरी का उपचार क्या है। तो इसमें फीडबैक दिया जाता है, उसके बाद उसको उपचार दिया जाता है उसके आधार पर, तो वो निदान में होता है। लेकिन मूल्यांकन इज टोटली डिफरेंट। मूल्यांकन में उसने क्या करा, उसका निदान आपने किया कि नहीं किया, ये बात मेजर नहीं करती है। मैटर सिर्फ ये बात करती है कि उसने कितना सीखा, कितना कॉपी में लिखा। इसका मतलब क्या था, राइट ऑप्शन थी C, निदान व उपचार के साधनों की व्यवस्था करना सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं माना जाता है। नोटेड, याद रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यस के नो, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हाँ, तो याद रखिएगा, इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या बताया। तो इसका मतलब क्या है, इनकी व्यवस्था करना वो इवैल्यूएशन से पहले का पार्ट है, ठीक है ना, याद रहेगा। पहले इवैल्यूएशन से पहले, मूल्यांकन से पहले हम निदान कर लेते हैं, बच्चे को उपचार कर लेते हैं जिससे कि फाइनल एग्जाम में वो प्रॉब्लम ना करे। और आप कह रहे हैं इसमें उद्देश्य इसका बता रहे हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है ये, बाकी सभी उद्देश्य हैं। क्योंकि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना बिल्कुल सही बात है, जो जिसका मन करे सुबह पढ़ो। और बच्चों को ऐसा होता ना, पहले बच्चे क्या करते थे, ओ टिल्लू, अरे टिल्लू तेरे पता कितने, तुझसे मेरा 1 नंबर ज़्यादा, तेरे 95 हैं, मेरे 96 आए हैं। तो यहाँ पर बच्चा हीन भावना आता था कि मेरे तो 95 रह गए, इसके 96 आ गए। तो बोर्ड ने क्या काम किया, आयोग ने क्या काम किया, ये हटा दिया, नंबर हटा ही दिए। उसने क्या काम किया, उसने बोला 90 से 100 तक नंबर आने वालों को A+ ग्रेड दिया जाएगा। अब टिल्लू भी परेश खुश और बिल्लू भी खुश, दोनों खुशी खुशी रहते हैं साथ में, क्योंकि ना तो टिल्लू को पता कि मेरे 95 नंबर हैं, ना बिल्लू को पता कि मेरे 90 नंबर है ना। इसलिए ये जो है सही लिखा है, ये भी सही लिखा है कि बच्चों पर जो प्रेशर पड़ता है, क्योंकि NCF क्या कहता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। तो बच्चों पर आप दबाव कम से कम रखने की कोशिश करें, यही इसका उद्देश्य है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर C कि निदान और उपचार के साधनों की व्यवस्था नहीं की जाती है जब सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की बात होती है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कहाँ खो रहे हो सब लोग भाई? एक और सवाल, कक्षा 3 का एक बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है, वह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा, मैं बस 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ। ओके,
ओके दोस्तों माफ करिएगा। ओके, तो यहां पर देखा आपने 13 का है, तो यहां पर समझने की कोशिश करो। कक्षा 3 का बच्चा है, 482 को पढ़ता है, 482, लेकिन लिखने में गलती कर देता है। और क्या गलती करता है भैया, 40082 लिख देता, 2 जीरो फालतू में अपने प्यार से इसमें लगा दी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? बहुत बढ़िया आयुष, अरे क्या बात है आयुष, तालियां, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो उसने क्या प्रॉब्लम है, पढ़ता भी सही है, समझता भी सही है, लिखने में गलती करता है। इसका मतलब क्या है, उसको लिखने का समझ नहीं है। और संख्या कैसे लिखी जाती है, स्थानीय मान के आधार पर। तो बच्चा ध्यान से सुनता है, लेकिन स्थानीय मान की समझ अभी स्थापित नहीं हो पाई है उसके अंदर, जिससे उसने 2 जीरो फालतू में लगा दिया है ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर यह बच्चा कक्षा 2 का होता, मैं इसको कक्षा 2 कर देता हूं, अब बताओ कौन सा आंसर होगा। मैंने कहा कि बच्चा कक्षा 2 का है, सही है। अब बताओ मुझे कक्षा 2 का बच्चा, तब क्या आप जवाब देंगे? हाँ यही सही है, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं अब कक्षा 2, 3 नहीं लिखी है, अब मैंने कहा कक्षा 2 का बच्चा है। अब इनमें से कौन सा सवाल आपको उचित आंसर होगा? बहुत सिंपल जवाब है। अगर मैं बोलूं कक्षा 2 का बच्चा 3 का नहीं है, तो अब क्या करोगे आप? अब आपको क्या करना चाहिए? देन राइट आंसर, बहुत बढ़िया अश्वनी, देन राइट आंसर विल बी सी। अगर यहां पर कक्षा, देखो कक्षा बदलने पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में कक्षा मेंशन है तो समझना उसमें कुछ आपको सही से पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर कक्षा 2 होती, क्यों? क्योंकि कक्षा 2 में स्थानीय मान की संकल्पना नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 कक्षा 3 में ही स्थानीय मान की स्थापना को स्थापित किया जाता है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट कक्षा 3 में दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर यह कक्षा 2 होता तो इसका आंसर बदल जाता। तो बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के बड़े रूप और छोटे रूप से परेशान है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इसका आंसर ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और आगे बढ़ते हैं, सवाल आपके समक्ष है। गणित शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? अगर मैं बोलूं कि यहां से ये ऊपर वाला मत पढ़िएगा, ये पीछे वाले क्वेश्चन का है। मैथमेटिक टीचर फॉलोज द टीचिंग प्रिंसिपल फ्रॉम अननोन टू नोन, डज इट व्हाट? प्रदर्शन विधि, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या डिस्प्ले मेथड, निगमन विधि, दैट इज इनकॉर्पोरेशन मेथड, खेल विधि, दैट इज गेम मेथड या प्ले मेथड, या 4 आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड या अराइवल मेथड। तो देखता हूं जवाब क्या मिलता है। बहुत बढ़िया से आंसर मिल रहा है आपका, अज्ञात से ज्ञात की। और प्रश्न नंबर 14 यहां पर है, प्रश्न नंबर 14 का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आपको देना है। मैं चाहूंगा मिले जवाब तेजी के साथ, और उम्मीद है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बताया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आगमन का मतलब क्या होता है? आने से जाने की ओर। आता क्या? उदाहरण से नियम की ओर, है ना। क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सब आगमन विधि है। और आगमन विधि को अगर मैं बदल देता हूं तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है निगमन। तो यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि चलती है? निगमन। यानी यहां पर हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ तथ्य को खोजने की कोशिश करते हैं, और निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। आगमन निगमन विधि साथ साथ अधिकांश चलती हैं। आगमन विधि को मंदी गति कहते हैं। आगमन विधि अपूर्ण विधि भी है, क्योंकि इसका फाइनल स्टेज जो होता है वेरिफिकेशन होता है, जो हमेशा निगमन विधि के साथ मिलकर पूरा किया जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे आप तो सब समझदार हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलो। कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? आखिरकार हम संख्या पद्धति कक्षा 3 में क्यों पढ़ाते हैं? 1, बड़ी संख्याओं के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए। 2, 6 अंकों तक गणना करने के लिए। 3, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए। 4, संख्याओं को सैकड़े, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय माने की सार्थकता को समझने के लिए। कक्षा 3 की बात हो रही है। अभी मैंने कुछ बताया था आपको, कि कक्षा 3 में बच्चा क्या करता है, शायद आपको याद आ जाएगा। हाँ, ज्ञात से ज्ञात की तरफ आगमन, इसका अपोजिट निगमन। और आपने कहा सर आपने हमें तो अभी बताया था। क्या बताया था? कि भैया
कक्षा 3 में बालक को स्थानीय मान की सार्थकता को समझाना शुरू कर दिया जाता है ना। और स्थानीय मान की सार्थकता समझता है तो कहाँ होगा, ये रहा। अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है ना पेडागॉजी में, तो आप इस पेडागॉजी को आसानी से आत्मसात इंप्लीमेंट कर लोगे, इनेट कर जाओगे, क्योंकि इसमें जरूरी होता है आपका चीजों को समझना, ना कि रटना। तो चीजों को समझते चलो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल आपके आसानी से खुद ब खुद हो जाएंगे। बस आपको समझने की आवश्यकता है, प्यार से, तरीके से। ओके, एक और सवाल। और लाइक करते हो भैया, लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाइक बस, अरे यार ये लाइक बड़ा कंजूस करते हो आप, ये लाइक वाइक कर दो करो यार। लाइक में क्या कुछ पैसा नहीं लगता है, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक होता है ना। तो ये लाइक तो मुझे दिखता है, लाइक तो आपका प्यार है मेरे लिए, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या था कि संख्याओं को सैकड़े, दहाई और इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। कक्षा 2 में बच्चा सिर्फ 2 संख्याओं को पढ़ता है, इकाई और दहाई को बस, इसलिए वह संपूर्ण स्थानीय मान की संकल्पना उसको नहीं दी जाती। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एकदम सही जवाब है। वेरी गुड। एक और सवाल, क्वेश्चन आपके समक्ष है, चाहूंगा जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट coincide with the curriculum expectation of teaching mathematics at elementary level और प्राइमरी लेवल? 1. भिन्नों को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के भी संयोजनों का विकास करना, मानक परिकलनों प्रणाली से संख्या संबंधी प्रश्नों को हल करना। इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है। मानक परिकलन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन सिस्टम, इंग्लिश में पढ़ लेना। नंबर रिलेटेड स्टैंडर्ड कैलकुलेशन सिस्टम। राम विनय, सही से पढ़कर देखना, सवाल को अच्छा मिलेगा जवाब अगर आप गलत नहीं हैं तो यहाँ पर मैं डेली इसी समय में क्लास लेता हूँ, जल्दी से ज़्यादा मात्रा में आया करो, एंजॉय किया करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, लेकिन जवाब मुझे कम मिल रहा है और ए मिल रहा है। याद रखना मैं क्या पूछ रहा हूँ कि प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक इनमें से कौन सा टाइटल, कौन सा टॉपिक नहीं है सिलेबस में, सवाल है। और आप सबने कहा ABCD के रूप में। अरे भैया, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे देश प्रेमियों, आप एक बात करो, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे जिसने कक्षा 1 से लेकर 5 तक डेटा एनालिसिस पढ़ा? कितने आप में से जिन्होंने आंकड़ों का वर्गीकरण पढ़ा? किसी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आंकड़ों का वर्गीकरण तो 6 से 8 यानी कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। तो जब कक्षा 8 का टॉपिक है कि आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का वर्गीकरण, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब किस में आता है? कक्षा 8 में आता है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है। और आप कह रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। हाउ इट इज पॉसिबल? जो उस कैटेगरी में आता ही नहीं है तो वही तो नहीं मेल खाएगा ना। अब देखो, भिन्न, मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर हमें एक्सप्लेन नहीं बताओ। देखो, भिन्नों को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। अब देखो, आपने कहा ये एक मेरे सामने आयत है, इसको मैंने 4 भागों में तोड़ा, ये भाग कितना? 1/4। तो 4 का कितना भाग है? ये 1 है। तो इसको आप सिखाते हो? प्राइमरी लेवल पे नहीं सिखाते हो? सिखाते हो ना कि भिन्नों को सरल करना कक्षा 3 में शुरू कर देते हो सिखाना, है ना। दैनिक जीवन के, अब देखो, अब तो ये तो सीधी बात है, प्राथमिक स्तर पर आप दैनिक जीवन की चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ाते हो, जिसके बीच उनके बीच में कोरिलेशन क्रिएट होता है, ये भी बात सही है। और मानक परिकलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड परिकलन, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग। तो क्या ये प्राइमरी लेवल पर नहीं सिखाते हो आप? क्या स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आप प्राइमरी लेवल पर नहीं सिखाते हो? मुझे तो लगता पक्का सिखाते हो। ये प्राइमरी पर तो सिखाया जाता है, गुणा भाग जोड़ घटाओ, तो आप कैसे करें? नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन था 2, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों का विश्लेषण आप नहीं सिखाते हैं, वो कक्षा अपर प्राइमरी लेवल की बातें हैं। अभी समझ में आया होगा पक्का। ओके, बहुत बढ़िया। एक और, गणित के शिक्षक पाठ्यक्रम के विषय में इस प्रकार कहते हैं, पाठ्यक्रम जो कि बालक की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित किया गया है, उसे निश्चित रूप से उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। ये स्टेटमेंट किस गणितज्ञ का है? हर्बर्ट, लॉक, पेस्टलॉजी या टी रेमॉन्ट?
देखते हैं जवाब। पाठ्यक्रम जो कि बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित किया गया है, उसे निश्चित रूप से उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये किसका स्टेटमेंट है? मुझे मिला है क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। 17 का जवाब चाहिए भाई। 17 का आंसर क्या होगा ये तो आप बताएंगे। और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। टिकटॉक टिकटॉक घड़ी की सुइयां शुरू। और यहाँ पर 17 का बी, लॉक। मैं बता दूं लॉक के बारे में। लॉक का स्टेटमेंट था, गणित एक ऐसा विषय है जो बालक के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। तो लॉक का तो स्टेटमेंट ये नहीं है। हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम के बारे में नहीं बात की, हर्बर्ट ने पाठ योजना के बारे में बात की, लेसन प्लान के बारे में बात की। 5 स्टेप्स लेसन प्लान इन्होंने दिया, जिसको पंचपदीय योजना के नाम से भी आप जानते हैं। पेस्टोलॉजी ना 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 मुन्ना ना। राइट ऑप्शन है टी रेमॉन्ट। टी रेमॉन्ट साहब ने इस परिभाषा को दिया था कि पाठ्यक्रम जो भी हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में, वो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने बनाया है और उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास का हमें प्रयत्न करना चाहिए। दैट इज गिवन बाय टी रेमॉन्ट, नॉट की पेस्टोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलो। आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं, ये तो मैंने पूछ लिया आपसे सवाल। माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की पहचान कीजिए। ये एक पैटर्न बना हुआ माचिस की तीलियों से। यदि यही पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 10वें चरण में तीलियों की आवश्यकता कितनी होगी? कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी आप बताओ। माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की पहचान कीजिए। यदि यही पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 10वें चरण में तीलियों की आवश्यकता होगी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पैटर्न मेड ऑफ मैचस्टिक्स। If this pattern continues, the matchstick in the 10th phase will be need. What is the right answer? क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट हो गया है, इसलिए इसको मैं 19 को ले लिया हूं। जवाब मिलेगा, ओके। तो जवाब तो मिलेगा और पक्का मिलेगा और मुझे उम्मीद है अच्छा मिलेगा। तो लेट्स सी क्या मिलेगा, ये तो आप बताएंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि आप क्या जवाब देने वाले हैं इसका। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया जवाब मिल रहे हैं साहब। अंडरस्टैंड करते हैं बात को। देखो, इस अगर पैटर्न को समझे तो पहले पैटर्न में कितनी तीलियां हैं? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट स्टेप में 6 तीलियां, सेकंड स्टेप में 6 और 4 10 तीलियां, नेक्स्ट स्टेप में 14 तीलियां, ऐसी फोर्थ स्टेप में 18। यानी आपने क्या देखा, हर बार +4 तीलियां हो रही हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप को लाने पर 4 तीलियां हो रही हैं। अगर मैं आपसे इसको बताऊं कि आप इसको कैसे करो, अगर मैं आपसे बोलूं इसको एपी से करो, तो देखो 6 से स्टार्ट हुआ और आप सभी जानते हैं कि Tn इजिकल टू क्या होता है? a + n - 1 × d। अब Tn आपको निकालना है। a कितना? पहला पद 6 है, n कितना? 10 पद को वैल्यू निकालना है, 10 - और d कितना? इनके बीच का डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है 4। तो 6 + 9 = 36, दैट इज 42 तीलियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर मैं इसको और तरीके से बताऊं, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो, हर पैटर्न में 4 तीलियां बढ़ती जा रही हैं, 4 4 4 4, है ना? 4 4 4 तीलियां बढ़ती जा रही है ना, हर पैटर्न में 4 4 तीलियां बढ़ती जा रही हैं। ओके, तो जब 4 4 तीलियां बढ़ती जा रही हैं तो हम क्या करें? हम कछु ना करें भैया। 4 4 तीलियां बढ़ती जा रही हैं तो मतलब क्या है? 10 चरण में पूछा तो 9 चरण में 4 तीलियां बढ़ी तो 36 तो ये हो गई, और पहले चरण में 6 तीलियां थी, तो टोटल कितना हुआ? 42 हमें चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 चरण में 4 4 तीलियां हो गई, पहले चरण में 6, तो 9 × 36 और 6 42। आप इसको विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं और आप इसको एपी के फार्मूले से भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आप क्या? समांतर श्रेणी। एक और सवाल, गणितीय संचरण उल्लेख करता है किसका? ए, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता का, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल का, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, मैथमेटिकल ट्रांसमिशन रेफर टू व्हाट? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं। मैथमेटिक कम्युनिकेशन इज व्हाट? गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता होती है, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल होता है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होती है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता होती है।
तो देखते हैं 20 का जवाब क्या मिल रहा है। अरे क्या बात है, तेजी से बढ़ रहे हैं आप लोगों के जवाब, हमारी तरफ झटाझट शटासट आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सही जवाब आपने दिया है डी, क्या बात है, खूबसूरत जवाब की तरफ आप बढ़ते हुए, और आपका जवाब एकदम सही है। क्योंकि मैथमेटिक कम्युनिकेशन का मतलब, देखो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचरण। अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा में आपको कम्युनिकेशन मिलता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि गणित की भाषा अलग भाषा है, हिंदी पढ़ेंगे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो मैथमेटिक कम्युनिकेशन वहां पर होता है ना। तो मैथमेटिक कम्युनिकेशन कैन बी देयर, लेकिन भाषाओं की कम्युनिकेशन से अपने आचार विचारों को व्यक्त करने की बात करते हैं। ये बोलने की क्षमता, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की क्षमता, वो उसी से आती है। लेकिन गणित का कम्युनिकेशन का मतलब होता है नॉलेज को इकट्ठा करना। आप सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से कौन सा मेथड लगा सकते हैं, ये मैथमेटिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब था। एक और प्रश्न, चलो। गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका कौन सा होगा? 1, खेल विधि से शिक्षण करवाना। 2, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना। 3, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना। 4, कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। इफेक्टिव वे टू जनरेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। 1, टीचिंग द गेम मेथड, टीचिंग थ्रू द गेम मेथड, ब्रिंगिंग मैथमेटिक्स बुक्स टू स्कूल, टू गिव मोर टाइम टू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन टाइम डिवीजन साइकिल, टू अरेंज एडिशनल क्लासेस फॉर वीकर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं गणित विषय में रुचि पैदा करने का सबसे प्रभावी तरीका, इफेक्टिव वे कौन सा है। और यहाँ पर सब लोग ऑप्शन नंबर ए के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए ही सही है, हमें बहुत प्यारा है, यही सबसे न्यारा है। और आपका उत्तर एकदम खरा सोना है, सही जवाब दिया है आपने, एकदम सही जवाब दिया है, खेल विधि से शिक्षण करवाना। क्योंकि बच्चा कमजोर की बात करते हैं, यहाँ लगा ना कमजोर बच्चों को अतिरिक्त कक्षा देना, तो कमजोर बच्चा कौन होता है? जो पढ़ने में कमजोर कौन होते हैं? जो उस विषय में रुचि नहीं लेते, है ना, जो सब्जेक्ट को इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता, उनका वो विषय कमजोर हो जाता है। तो कमजोर छात्रों के लिए आप अतिरिक्त कक्षा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे पापा, अरे मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो गया, पापा जी मुझे बुला लो घर पे, मास्टर जी छुट्टी दे दो, आज मेरे पेट में दर्द है। ऐसे ऐसे बहाने शुरू हो जाएंगे, आपने देखा होगा, है ना। तो कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करोगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं आएगा। और अब तो अति हो गई कि अपने टाइम टेबल में पहले 1 घंटा गणित का मास्टर पढ़ाता था, अब वो 2 घंटे पढ़ाने लगा। तो बच्चा क्या बोलेगा? मास्टर जी अब तो जहर की गोली ला के दे दो, हम तो 1 घंटा जैसे जैसे झेलते थे, आपको 2 घंटे पढ़ाओगे तो हमें तो मरना ही बेहतर है ना। तो ये काम नहीं होगा। बच्चा किस में सबसे ज्यादा मजा आता? बच्चे को खेलने में। बच्चे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता? प्ले करने में, खेलने में। तो अगर बच्चे को आप खेल से संबंधित शिक्षण करवाएंगे, खेल खेल में, तो उसकी रुचि अपने आप पैदा हो जाएगी। इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, खेल विधि से शिक्षण करवाना, एकदम सही जवाब आपने दिया। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? इनमें से किस संस्था ने गणित किट निर्मित की? डाइट, NCERT दिल्ली, काजरी जोधपुर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। इनमें से किसने, इसमें से किस संस्था ने गणित किट को निर्मित किया? डाइट, NCERT दिल्ली, काजरी जोधपुर या राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान, नहीं राजस्थान स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। तो NCERT ने नहीं किया है गणित किट को निर्मित। सर्वप्रथम गणित को किट को निर्मित करने वाली संस्था है ऑप्शन नंबर, क्या कह रहे हो भाई? फिर सोच लो, समझ के आंसर दो तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। यस भाई, यहां पर आपके जवाब जो है खतरनाक से आ रहे हैं। चलो, तो आपको बता दें, मैथमेटिक्स जो थी वो NCERT की मैथमेटिक्स के द्वारा की गई थी, है ना। तो जो राजस्थान के द्वारा की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया था NCERT के द्वारा, ठीक है ना।
बना, एनसीईआरटी ने भी बनाया था किट, लेकिन जो इनिशियल नींव रखी थी वो राजस्थान की संस्था ने रखी थी। उसमें बहुत सारे नए नए चेंजेस, नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस एनसीईआरटी ने किया था। ठीक है, डी, हाँ बी, ये तो बात सही है। डाइट नहीं है, डाइट को किसने कहा आपसे, ये आपको डाइट के किसने कहा, डाइट को किसने बोला? हाँ जी, ओके ओके, तो बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ें और बात करें। ओके, ए तो बिल्कुल एक तो किसी कीमत पर नहीं होगा भाई, ए कैसे हो जाएगा, आप भी ऐसी बात करते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल दैट ए इज द आंसर? तो ये जो मैथमेटिक का किट का जो मैनुअल है वो एनसीईआरटी ने ही बनाया है पूरा, लेकिन उसको जो डेवलप स्टार्टिंग में किया था वो राजस्थान ने किया था, जो बेसिक नींव रखी थी, लेकिन बाद में वो पूरा अडॉप्शन एनसीईआरटी ने कर लिया। तो अभी जो डॉक्यूमेंटेशन में हम बात करते हैं वो एनसीईआरटी की ही करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, एज पर नाउ गणित किट का निर्माण करने वाली संस्था एनसीईआरटी को ही माना जाता है। क्लियर है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के सेशन आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, और काफी अच्छे से समझा होगा आपने। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई सेशन को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी समय फिर से मुलाकात करूंगा मैं सेम क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, शुक्रिया, नमस्कार।